नमस्कार, न्यूज़ सर्किल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों 11 साल पूर्ण कर चुकी है। उन 11 साल को लेकर बीजेपी जहां उत्साहित है, तो संगठन के तौर पर काफ़ी सारे अभियान चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए बीजेपी के क्या अभियान रहेंगे और बीजेपी कैसे जनता के बीच में जाएगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं मान सिंह गोस्वामी, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सह संयोजक के नाते न्यूज़ सर्कल चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सर एक चीज़ बताइए, मोदी सरकार 2014 में आई और हम 2025 में आज खड़े हैं, 11 साल पूरे हो गए हैं। इन 11 साल को आप कैसे देखते हैं? आप 2047 के लक्ष्य प्रदर्शित करता है जी कि भारत ने विगत 2014 से वर्तमान तक कितनी ऊंचाइयों तक छलांग लगाई है। विकास का क्षेत्र हो, गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विश्व स्तर पर भारत की छवि, डिफेंस के सिस्टम में भारत नई तकनीकी के साथ आज विश्व में मेक इन इंडिया के नाम से लॉन्च करते हुए दुनिया की कंपनियां भारत में आकर अपना कंपनियां लगाकर यहां पर आज उच्च टेक्नोलॉजी के साथ भारत विश्व पटल पर पहुंच गया है। ठीक। एक सर बात और है कि सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, या कहें ये माना जाए कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी जो है वो भारत बन चुका है मोदी सरकार के कार्यकाल में। इन सब को आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो जापान से भी ज़्यादा हो गई है, तो इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे समझ रहे हैं? मैं आपको इस प्रोस्पेक्टिव में आपको ले जाना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत की छवि 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किस प्रकार से हिंदुस्तान की छवि विश्व पटल पर पेश की जाती थी। ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान कुछ मांगने के लिए आया है। वर्तमान का भारत जब विश्व पटल पर खड़ा होता है तो दुनिया सोचती है कि भारत आज कुछ देने के लिए आया है। ठीक, यही बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, ये बहुत बड़ा अंतर आया। सर एक चीज़ और ज़रा बताइएगा हमारे दर्शकों को, 2014 से चले थे और 2025 में आके खड़े हो गए। 11 साल का टेन्योर निकल गया है और 11 साल के टेन्योर में अब 2027 का भी चुनाव है, 2029 का भी चुनाव है। 27 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं और 2029 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं? उसके पहले आप ज़रा ये बताइएगा कि 11 साल की जो वर्षगांठ मनेगी, संगठन के तौर पे क्या खास कार्यक्रम होंगे? भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ सभी चुनावों की तैयारियों के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम करती रहती है। जी। आपने देखा होगा कि वर्तमान स्थिति में भी और वर्तमान से पहले जब जनसंघ प्रारंभ हुआ तब से संगठन के कार्यकर्ता अपने परिश्रम के आधार पर संगठन की सभी आयामों की अपनी गतिविधियों के आधार पर उसको जनता तक, जनता जनार्दन तक ले जाने का काम करते हैं। जी। आपने अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके तुरंत बाद तिरंगा यात्रा शुरू हुई पूरे देश के अंदर। किस प्रकार के देखिए आप, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए तो किसान भाइयों में भी एक परिवर्तन था। एक देश के प्रति लोगों में बहुत उत्साह था, अपने प्रधानमंत्री के प्रति इतनी लोकप्रियता। मेरी उम्र 55 साल हो गई, मैं ये देखता हूँ कि पहली बार 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ इतना पॉजिटिविटी के साथ, इतना ऊर्जा के साथ आज जनमानस खड़ा है, तो भारत परफेक्ट स्थिति में। ठीक, एक बात का जिक्र आपने और किया, 2014 में जो मोदी वेव कही जा रही थी, पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है मोदी वेव, 2025 में क्या वो मोदी वेव है और क्या 2029 तक वो मोदी वेव रहेगी? देखिए, जहाँ तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लिए ही नहीं जी, पूरी दुनिया के लिए आज एक कोहिनूर हैं।
आपने देखा होगा कि विश्व स्तर पर भी देशों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, जो अपने आप को सुपर पावर कहती थी, उनके साथ में तालमेल अगर किसी को सीखनी है तो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई आज की डेट में विश्व पटल पर बातचीत करना, बातचीत रखने का। और भारत का एक अपना अलग व्यवहार है। जिस तरह से हम स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की छवि को यूरोप कंट्री के सामने, दुनिया के विश्व समुदाय के सामने पेश किया था, उसी प्रकार से उन्हें भारत खड़ा होकर अपनी बात को विश्व पटल पर कह रहा है और विश्व उनकी बात को स्वीकार भी कर रहा है। ठीक। अब जब आप विश्व पटल की जब बात का आप जिक्र करते हैं तो एक सवाल जो है, जो कांग्रेस हमेशा उठाती रही ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कह रहे हैं साहब डिप्लोमेटिकल लेवल पे भारत का और फॉरेन पॉलिसी में भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्राफ गिरा है। इस चीज़ से आप सहमत हैं क्या? मैं 2014 के समय भी और 2014 से पहले भी जी, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कांग्रेस की विडंबना उस समय की आप देखिए कि किस तरह से अनेकों षड्यंत्र करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को परेशान करने का काम किया था। तब भी वो लोग नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ पार्टी का बहुत बड़ा कैडर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने गुजरात में पेयजल व्यवस्था को लेकर, वहाँ पे सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह का एक माहौल, एक व्यापारिक माहौल गुजरात में दिया था, वो एक मॉडल था। उस मॉडल को देश की जनता ने कहा कि देश के लिए भी हो सकता है। मेरा देश का हर राज्य गुजरात जैसा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में और इकोनॉमी के रूप में, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था के रूप में, सभी राज्य सोचते थे कि हम भी गुजरात के पैटर्न पर काम करेंगे। और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना और उसी का परिणाम था कि आज 11 वर्ष हम खुशी के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं जनता के बीच में कि 11 वर्षों की उपलब्धियों के साथ हमने ये काम जनता जनार्दन के लिए किए हैं। ठीक। गोस्वामी जी, एक चीज़ और बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन के कार्यकर्ता के नाते कह सकता हूँ कि विश्व समुदाय जिस नेता के साथ खड़ा हो, जिस देश की जनता अपने नेता के साथ खड़ी हो, और नेता ऐसी जनता 140 करोड़ जनता, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक दर्द है। ऑपरेशन सिंदूर बहनों का सिंदूर, जिस तरह से आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने एक धर्म का नाम लेकर उनको शहीद हुए हैं हमारे जी। आज पूरा देश उस शोक से बाहर अभी तक भी नहीं आया है। और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल पड़ोसी देश के कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर उसको होल्ड किया है। ठीक। जब जनसभा के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो उस पर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? आप तो संगठन से जुड़े हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं जब भारत का प्रधानमंत्री बड़े स्टेज पे जाके और जन समुदाय के सामने कहता है कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है और वो आतंकवादियों से प्रतिशोध लेंगे और ज़रूर लेंगे, करारा जवाब मिलेगा, तो उस दौर में आप लोग क्या सोचते हैं? अकेले मोदी जी नहीं लेंगे जी, हम सब मोदी जी का परिवार हैं। ये हम सब का संकल्प है। ठीक। संपूर्ण भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ खड़ा है, और मोदी जी कह रहे हैं तो हम सबको आदेश कर रहे हैं। बदला हम सब लेंगे, हमारी फौज लेगी, और फौज के लिए जो भी इस देश की जनता से बन सकेगा वो अपनी फौज के साथ खड़ी है। जहां हम लोगों का लहू मांगने का काम होगा, हम लहू देने का काम करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर दोबारा इस देश में ना चलाना पड़े। अलगाववादी, आतंकवादी, पड़ोसी मुल्क के देश जो उनको पालते पलोसते हैं, उनको छठी का दूध पिलाना होगा। या तो वो अब सुधर गए, नहीं सुधरे तो केवल एटम बम की धमकी दिया करते थे। मेरे देश का प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा है, वहाँ के युवाओं से
आह्वान किया है कि आप अपने देश की तरक्की के लिए सोचिए, आप अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचिए। अगर फिर भी नहीं सुधरते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की गोली खाने के लिए तैयार रहिए। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। ठीक, बिल्कुल। एक बात और आती है कि जो विपक्षी दल हैं, चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि नरेंद्र का सरेंडर, तो वो नरेंद्र का सरेंडर जो टैग या कहें एक परसेप्शन बनाने के प्रयास किया जा रहा है जनता के बीच, आप लोग उस चीज़ को कैसे देखते हैं और जनता के बीच आप लोग क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जी, जनता जनार्दन को ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाने शुरू किए थे। ठीक। तब कांग्रेस ने उसका एक मजाक उड़ाया था और उस मजाक का कांग्रेस को क्या परिणाम मिला है वो तो सब जानते हैं। ठीक। लेकिन जब जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया तो आज करोड़ों किसान भाइयों को उसी खाते में किसान सम्मान निधि देने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना के टाइम में भी, कोरोना जैसी विश्व की एक महामारी हिंदुस्तान में भी आई, उस समय भी उस खाते का कितना सदुपयोग हुआ, उन बहनों को, उन भाइयों को पूछिए जिनके खाते में उस समय वो पैसा आने का काम हुआ था। ठीक। एक अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इस देश की जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन की शैली ही बदल दी है। तो कांग्रेस तो उस समय भी परेशान थी। कांग्रेस तो कारगिल का युद्ध हुआ था तब भी उस प्रकार की उनकी बातें थी। कभी भी देश में इस तरह का अगर मैसेज हमें विपक्ष, अपने विरोधी देश को देना है या आतंकवादियों को देना है, तो मेरा मानना है कि सबको एकजुट होना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा निर्णय लेने वाला नेता बिरले ही नेता होते हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है, वो अपने को कहीं ना कहीं इस जनता के मन से दूर ले जा रहा है और अभी तो जो शेष है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं, उन बहनों के स्वाग का मामला है जिन्होंने धर्म पूछ करके मेरे हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या की। वो केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का है। उस अपमान का बदले को केवल होल्ड किया है, अगर दोबारा हरकत की तो हम उसका बदला भी लेंगे। ठीक। राहुल गांधी का एक बयान आपको कोट करके हम सुनाते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं साहब कि ये बीजेपी आरएस वालों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूरी कर मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये राहुल गांधी का बयान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी की बात पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो इस देश का पप्पू है। उसने अपनी कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को भी पप्पू बनाने का काम किया है। जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। वो विदेश में जाकर भारत की धरती को, भारत माता को अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भारत माता को विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं, वो घृणित कार्य छोड़िए। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप माननीय सांसद हैं, तो इसलिए जनता जनार्दन के विश्वास को जीतने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखने का काम करें। दूसरा, भारत की डिप्लोमेसी को आप आज के दौर में कैसे देखते हैं कि भारत की जो डिप्लोमेसी और पूरी दुनिया में भारत की डिप्लोमेसी जैसी कोई विदेश नीति नहीं है। आर्थिक जगत में हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था जी। और मैं नहीं कह रहा कि देश का किसान अपने गांव में बैठकर जब चौपाल पर चर्चा करता है, जब देश का किसान अपने गांव गली मोहल्ले में अपने घेर में बैठकर वहां हुक्के में गुड़गुड़ी मारते हुए चर्चा करते हैं और मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मोदी जी जैसा शेर 56 इंच सीने वाला दूसरा कोई इस धरती पर नहीं है, इसलिए हम सब मोदी जी के साथ हैं। हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता का काम है कि अच्छी बातों को तक नीचे पहुंचाना। हम भी कई बार जनता की बातों का जवाब जनता हमसे करती है। आप समझिए कि आज देश में 13-14 करोड़ पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी बनकर, योगी जी बनकर उत्तर प्रदेश में हम घर घर जाते हैं, हम जनता को फेस करते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता की परेशानियों के सुनते हैं, हम जनता के सुख और दुख में उनसे मिलते हैं। आप लगता है हर महीने मन की बात होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसे ऐसे
आविष्कारों की चर्चा इस देश में जो हो रही है उसको बताते हैं कि लगता है कि हम किसी देश के नागरिक हैं। ठीक। जो सवाल कांग्रेस हमेशा उठाती रही है कि ट्रंप के ट्वीट के बाद चीज़ें बदल गईं, जयराम रमेश हैं वो साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में क्या राजनीतिक निर्देश दिए थे, क्या अमेरिका के सामने उनका राजनीतिक आत्मसमर्पण था? तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भारत को दो पक्षों में लड़ना पड़ रहा नरेंद्र मोदी को? एक तरफ विश्व पटल पे आपके जो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, और भी जो सारे कंट्रीज हैं उनसे लड़ना पड़ रहा, और जब आप घर में आते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिटिकल लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम विपक्ष ठीक मोदी जी की बात को मानते हुए विदेश में भी अमूमन वही बातें करता है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके मंत्रिमंडल के समूह के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा मानक तय किया जाता है, उनके अनुरूप बोलते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता जब विदेश में भारत के दूत बनकर जाते हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, तो कांग्रेस के ही नेता अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उन्हीं में आपस में ही बातों में संतुलन नहीं है, तो जनता के और कांग्रेस के नेताओं में क्या संतुलन होगा? जब राहुल जी कोई बात कहते हैं तो उनका साथी कांग्रेस का नेता उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये तो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कांग्रेस में किस तरह की बातें चलती रहती हैं। खैर छोड़िए, हम कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और भारत के रहने वाले 140 करोड़ लोग भारत माता को विश्व पटल पर विराजमान करने का संकल्प लिए हुए हैं। 2047 तक भारत विकसित देश होगा, इसके लिए अमृतकाल समय चल रहा है। उन्हीं योजनाओं के अनुसार देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जन धन योजना, प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी हमारे बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंचाने के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मंच आज केंद्र सरकार प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के लिए कभी सोचा था आपने कि रेहड़ी लगाने वाले के लिए ऋण की व्यवस्था हो जाए? 10,000, 20,000, जिसको जैसी आवश्यकता, सब्जी लगाने वाला, एक चौराहे पर एक गरीब लोग चौराहे पर सब्जी की दुकान लगा रहा है, उसके पास हमारे बैंक वाले, हमारे और बहुत दूसरे स्वयं सहायता समूह वो जाते हैं और उनको 10,000, 20,000 का ऋण देने का काम करते हैं। यानी गरीब का भी और मध्यम वर्ग का भी और अमीर का भी, तीनों पक्षों के साथ बराबर तालमेल रखते हुए ऐसी योजना बनाई है कि आज 25 करोड़ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो एक हमारी रेखा है, गरीबी रेखा के उसके ऊपर देश आए हैं। आप लगाइए 11 साल में एक आमूलचूल परिवर्तन है। जिस देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन का 25 करोड़ व्यक्ति और उस गरीबी रेखा से बाहर आ जाए, तो उसको तो आप कहेंगे कि ये विकास नहीं है तो क्या है? जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस इंग्लैंड को, उस ब्रिटेन को गुलाम बनाया आर्थिक दृष्टि से। आज उस जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 140 करोड़ लोगों की शक्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन राष्ट्रभक्तों की जो 13-14 करोड़ राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता रात दिन अपने घर बार को छोड़कर देश और भारत माता के लिए लगे हुए हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, वो सब आदरणीय मोदी जी के रूप में है, योगी जी के रूप में है। इस प्रकार से हम सब जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में 2027 में भी कामयाब होंगे और 2047 तक हमारा ये मिशन अनवरत जारी रहेगा। जनता हमारी है, हम जनता के हैं, जनता हमारे दिलों में है और हम जनता के दिलों में विराजमान रहेंगे। तो क्या प्लानिंग आप लोग 2027 और 2029 की नहीं, सीधे 2047 की कर रहे हैं? जैसा आप बताते हैं कि 2047 आप एक ग्राफ जो खींच के देते हैं विकसित भारत का, तो 2027 की कोई प्लानिंग नहीं है, 2029 की प्लानिंग नहीं। जो बीजेपी वो एक दूरदर्शी पार्टी है, तो 2047 तक की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस प्लानिंग करती है, ये विपक्ष प्लानिंग करता है। जब विपक्ष प्लानिंग करता है तो स्वतः एक राष्ट्रीय बड़ा दल होने के नाते हम लोग उसी पर काम करते हैं। ठीक। मैं एक 20 वर्ष पहले आपको एक 1999 की घटना बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। अशोक प्रधान जी हमारे
माननीय अटल जी की सरकार में मंत्री हुआ करते, मैं सुबह सुबह एक बार मिलने के लिए गया और वहाँ पे अलीगढ़ के माननीय सांसद विजेंद्र चौधरी जी थे, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए आए हुए थे। तो जिस तरह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, करीब मेरे से आधा घंटा बात की, तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। कहने लगा, आज से 20-25 साल बाद इस देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि उसके पास मान सिंह गोस्वामी जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिनके पास सम्मान है, जो एक दूसरे को, जनता को भी और नेताओं को भी सम्मान देने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं कांग्रेस का सांसद हूं, लेकिन मैं इस बात को पहले ही कह रहा हूं कि आज से 20-25 साल बाद पूरे देश में और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। ठीक, एक आखिरी सवाल का जवाब गोस्वामी जी और जानना चाहेंगे आपसे। जो जनता है, जब आप संगठन के कार्यकर्ता हैं, आम जनता जब आप मिलते होंगे, लोग आपसे नहीं कहते कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था जल्दी ख़त्म कर दिया? कहते तो होंगे आपसे। देखिए, आप एक तरफ देश की चौथी अर्थव्यवस्था है, एक तरफ आपके चारों तरफ चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनसे हम निरंतर आज़ादी से लेकर अब तक लड़ते आ रहे हैं। नहीं, जनता आपसे क्या कहती है? नहीं, मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। ठीक, जनता की नेचुरल मांग होती है कि जब देश के साथ कोई भी अगर अलगाववादी आतंकवादी प्रहार करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। चाहे कारगिल का युद्ध हो, बहुत नज़दीक से देखा था अटल जी के टाइम में, जिस तरह का जवाब दिया और विश्व समुदाय को साथ लिया, उसी प्रकार कारगिल वाला दिया, ये यहाँ का दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमें कार्रवाई करनी थी वो सटीक की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथ खुले किए और सेना को कहा, समय तुम्हारा होगा, वार तुम्हारा होगा, मेरी पूरी ताकत आपके साथ है, देश की ताकत सेना के साथ है। और सेना ने वही किया उन आधा घंटे के अंदर कि पाकिस्तान हॉट, कहते हैं ना, कौन सी एक हॉटलाइन से बात करने के लिए मजबूर हुआ और उसने विश्व समुदाय के सामने, यूएनओ में अपनी पीड़ा को रखा, भारत के सामने पीड़ा को रखा और सुधरने का आश्वासन भी दिया है। अगर परिवार में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर एक परिवार का भाई कुछ करता तो आप भी है, विश्वास मानते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? भारत भूमि और भारत की भूमि पर पला बड़ा बच्चा, नौजवान, वो विश्व समुदाय के सामने विश्वास करता है, सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी का भी नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर कोई कुठारघात करेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब देने का काम भी किएंगे। अगर पाकिस्तान पुनः अपनी पुनरावृत्ति को दोहराएगा, आतंकवाद और आतंकवादी अलगाववादियों के माध्यम से देश की सीमाओं को परेशान करेगा, तो उसका करारा जवाब देने के लिए भारतीय फौज और भारत का नेतृत्व तैयार है। ठीक, तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया न्यूज़ सर्किल को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में फिर किसी व्यक्तित्व से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ सर्कल चैनल के सभी श्रोताओं को भी मेरा वंदे मातरम। जय श्री राम।